गुड मॉर्निंग एवरीवन। 31 दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 10 नए टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स के हम डिस्कस करेंगे। इसमें द हिंदू, ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी से करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। शुरुआत करते हैं एक शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी के साथ। एक बार क्या हुआ, एक बार फादर अपने काम को करने में बिजी थे और जो छोटा सा उनका बच्चा था वो उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा था। तो यहाँ पे फादर ने उसको बिजी करने के लिए क्या किया, एक मैप था उनके पास। मैप को काफ़ी सारे टुकड़ों में बांट दिया और वो छोटे से बच्चे को दे दिया और कहा कि इसे जोड़ कर लेके आओ। फादर को ऐसा लगा कि ये जो मैंने मैप को 15-20 टुकड़ों में बांटा है और ये बच्चे को दे दिए, इसको ठीक करने में ही, इसको सुलझाने में ही और इसको दोबारा से रिकनेक्ट करने में ही बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। इतने में मैं अपने काम को भी कर लूंगा। बच्चा उसे 5 मिनट में करके वापस ले आता है और इस चीज को देखकर उसके फादर काफी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि ये तो काफी मुश्किल मैंने आपको बना के दिया था, तो इसको आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया। तो बच्चे ने रिप्लाई किया कि देखिए, आपने मुझे मैप जो है उसको एक तरीके से जिक्सा पजल बना के दिया है, लेकिन इस मैप के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी बैक साइड पे एक कार्टून बना हुआ था और मैंने उस कार्टून को जोड़ा तो मैप अपने आप ही जुड़ गया और इसको मैं जोड़ के आपके पास लेके आया हूँ। देखिए, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स सामने से तो हमें काफी डिफिकल्ट लग रही होती है, लेकिन जब हम उसे एनालाइज करते हैं, जब उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो काफी ईजी हो जाती है। जैसे इस बच्चे के लिए हुआ, जिसने फ्रंट से देखा तो काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी पूरे मैप को, वर्ड मैप को जोड़ना, लेकिन जब उसकी बैक साइड पे देखा तो एक कार्टून बना था जिसको जोड़ना काफी ईजी था। तो जब भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, यूपीएससी के अंदर खास तौर पर, कि मैं नोट्स कैसे बनाऊं, मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो रहा है, मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ में, तब आप कोशिश करें उसका दूसरा एस्पेक्ट देखने की। हो सकता है सामने से वो प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट आपको लग रही हो, लेकिन जब आप उसे एनालाइज करना शुरू करते हैं, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, तो सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम के काफी आसान हो जाते हैं। तो इसे अपना के देखिएगा 2021 के अंदर। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में देखेंगे, टर्की के बारे में मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, बाक एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में जानेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जीबिशन राग भोपाली के बारे में एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, किसान रेल, गवी अलायंस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी न्यूज में थे, तीनों के बारे में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन कॉलर लीफ नोस्ट बैट के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपको काफ़ी सारे इस तरीके के जो आपके वीडियोज़ हैं, उसके नोटिफ़िकेशन भी शायद मिल रहे होंगे। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब के ऊपर भी इस तरीके के वीडियोज़ दिखा रहा होगा। तो ये जो पूरी सीरीज़ स्टार्ट करी गई है, दिस इज़ फॉर द रिवीजन पर्पस, ताकि 1 से 2 मिनट के अंदर आप रिवाइज़ कर सकें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो करंट अफेयर्स, लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स हो, या फिर इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन स्पेक्ट्रम हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, एनसीईआरटीज़ हो, इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस करा पाएँ, वो इन 1 से 2 मिनट के अंदर हम कराने की कोशिश करेंगे। तो व्हेनेवर यू सी अ वीडियो लाइक दिस, आप उसको ज़रूर देखिएगा और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने सोल्व किया होगा, तो इसमें आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो मैं जब आपको एमसीक्यू बता रहा हूँगा, आप सोचने की कोशिश करिएगा कि इसका आंसर ए हो सकता है, बी, सी और डी। तो ये आपका एक तरीके से रिवीजन होगा उस 1 से 2 मिनट के अंदर। अगर आप उसका आंसर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो वो एक तरीके से आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, क्योंकि इसमें हो सकता है 6 महीने पुराना कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, 5 महीने पुराना, 4 महीने पुराना या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ और उसका आंसर आपको करना है। तो आपकी जो रिवीजन है वो टाइम टू टाइम होती रहेगी इन स्मॉल शॉर्ट वीडियो से। तो कोशिश करिएगा जब भी आप इसको देखते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिलता है, तो इसे अपने आप को असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए ज़रूर देखिएगा। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 3 बजे होगी अनअकैडमी के ऊपर, लाइव सेशन रहने वाला है और 2020 का ये आखिरी सेशन होगा। 2021 के अंदर हम फिर नई क्लासेस अपनी करनी शुरू करेंगे, जिसमें मॉक टेस्ट को भी हम सोल्व करेंगे। प्रिंस अंडरस्कोर लूथरा पे जो भी आपके डाउट होते हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने अभी 50% कूपन को यूज करते हुए, डिस्काउंट कूपन को यूज करते हुए नेटमॉक को ज्वाइन किया है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अभिषेक ने, शिप्रा, तनुज, भाग्य, चेतना, अर्चु रॉय, सोहित, सोनू एंड फैजल ने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि आपको 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। लेट्स सी आप कितने करेक्ट कर पाते हैं और अपने जो मार्क्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म को लेकर या डीओपी को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डेटा मैनेजमेंट। तो ओडीएम के लिए एक पहली अपने आप में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एप्लीकेशन है।
then it will be promoted as a platform for capacity building on the ocean data management for all India ocean rim countries. तो जो आपकी इंडियन ओशन रिम कंट्रीज है उनके लिए ओशन डेटा मैनेजमेंट जो होगा वो इसके द्वारा किया जाएगा। बेसिकली इसको प्रमोट किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म के तौर पे। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जिसने DOP लॉन्च किया, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये न्यूज में थी, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया। तो IIT मद्रास का इनिशिएटिव नहीं है, किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। ठीक है, ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसे इनकोइस ने डेवलप किया है। इनकोइस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। बनाया किसने है? डेवलप किसने किया है? इनकोइस ने। देखिए, कई बार इसको लेकर भी कंफ्यूजन किया जा सकता है कि इनकोइस ने बनाया या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। ध्यान रखिएगा, इनकोइस जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर ही आती है। सो दे आर वन एंड द सेम थिंग। इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई तो आपने दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया। आंसर सी और डी में से एक होगा। क्या ये अपने आप में पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है ओशन डेटा मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी रिम कंट्रीज है उसके लिए भी इसे प्रमोट किया जा रहा है, किस तौर पे? ओशन डेटा मैनेजमेंट के तौर पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग को पूछ रहा है आपसे, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इट मींस सेंट्रल बैंक्स आर रिस्पांसिबल फॉर यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू कीप इन्फ्लेशन क्लोज टू द अग्रीड टारगेट। इसका मतलब ये होता है, जब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं, जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज RBI, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए जो इन्फ्लेशन है उसको एक लिमिट के अंदर रखा जाए। इट शुड बी विद इन अ वेरिएशन ऑफ 4 परसेंटेज पॉइंट्स इन द अप और डाउन डायरेक्शन। तो ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में +- 4 परसेंटेज तक ये वेरी कर सकता है। सोचिए, देखिए, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स न्यूज में आपने डेफिनेटली काफी बार पढ़ी होगी। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, आई रिमेंबर, इस तरीके की स्टेटमेंट तब भी न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन करी जाती थी। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। द गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज कीपिंग इन्फ्लेशन अराउंड 4% ±2%। मतलब 4% ±2% का क्या मतलब है? 4 - 2 4 + 2 दैट इज 2% से लेकर 6% तक हमें इन्फ्लेशन को रखना होता है। ये हमारा टारगेट होता है। लेकिन अभी एक पेपर निकाला गया RBI के द्वारा जिसका हेडिंग है, बेसिकली इस पेपर का जो टाइटल है वो है मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। और इसमें कहा गया कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 4% होना चाहिए। ठीक है, अभी फॉलो कैसे करते हैं? 4 + -2 को हम फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या यहाँ पे विद इन द वेरिएशन ऑफ 4 परसेंटेज पॉइंट्स होता है? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका 4 ± 2 परसेंटेज पॉइंट्स होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट को देखें तो यस, सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए इन्फ्लेशन को आपको टारगेट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों बनाया गया? क्योंकि देखिए, जो ये 4% का टारगेट है, ±2% जो है, ठीक है, तो लिमिट कितनी होगी? 2 से 6%। इट वॉज सेट बाय सेंटर, सेंटर के द्वारा इसे सेट किया गया था इन कंसल्टेशन विद RBI से कंसल्टेशन करके 2016 के अंदर। ठीक है, और यहां पर इसकी जो वैलिडिटी है वो मार्च 31, 2021 को खत्म हो रही है। इस वजह से जिक्र किया जा रहा है कि अब क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमें करनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पूछा गया टर्की की लोकेशन आपसे पूछी गई है। टर्की न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वो भी देखेंगे, बट पहले टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, टर्की कहां पे लोकेट करता है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में, ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में, या फिर गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी के बीच में। सोचिए। चलिए, तो अभी रिसेंटली टर्किश पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिससे कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो टर्की के अंदर है उनके ऊपर मॉनिटरिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसको प्रिवेंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जो एक्ट है वो भी कहा गया है। ये जो आर्टिकल था आपका इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था। देखिए, बिल इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बिल्स होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं हमारी कंट्री के जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर इस तरीके के कुछ बिल्स पास किए जाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं, तो वहां पर उस कंट्री की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ना कि बिल। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे टर्की कहां पे लोकेट करता है? इट इज बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार लोकेशन देख लीजिए। सो दिस इज टर्की, और यहाँ पे बल्गेरिया से टच हो रहा है, ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है। जॉर्जिया से, आर्मेनिया से बॉर्डर टच हो रहा है, ईरान, इराक एंड सीरिया से बॉर्डर टच हो रहा है। ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC हैज डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनस रुथेनियम 106 प्लाक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो ये जो पर्टिकुलर प्लाक डेवलप किया गया, ये किसके ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया? कोविड-19 के लिए, किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट के लिए, आई ट्यूमर के लिए, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए, रिसेंटली ये न्यूज में था, इसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ने एक आई कैंसर थेरेपी जो है इसे डेवलप किया है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस रुथेनियम 106 प्लाक, ताकि ऑक्यूलर ट्यूमर्स जो होते हैं, ऑक्यूलर आपकी आई से रिलेटेड होता है, इन ट्यूमर्स का इलाज किया जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायोलॉजी, खासतौर में साइंस में बायोलॉजी वाला सेक्शन है, वहां पर इस पर्टिकुलर जो ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, किस बॉडी पार्ट से रिलेट करता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगा हो कोविड-19 है, क्योंकि इसी के बारे में ज्यादा जिक्र हो रहा है, तो हमारी कॉमन सेंस तो यही कहेगी कि कोविड-19 होगा, बट नहीं, हमें जो नॉलेज है वो भी प्रिसाइज होनी चाहिए चीज के बारे में। चलिए ऑक्यूलर ट्यूमर्स के बारे में आपको बताऊं। सो ऑक्यूलर ट्यूमर में क्या होता है, जो आपकी आंख के अंदर ट्यूमर होता है, वहां पे सेल्स जो होते हैं वो कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से जब सेल इकट्ठे होते जाएंगे एक जगह पे, तो वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्लाक डेवलप किया गया है, ये इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और ये जो प्लाक बनाया गया है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तक जो ये प्लाक था जो कि यूज किया जाता था, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा बनाया जाता था, और अभी ये बाग के द्वारा बनाया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है सीबीआईटी को लेकर। सीबीआईटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इसको लेकर पूछा गया दो स्टेटमेंट्स, देखे कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट्स अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो जो सीबीआईटी है, ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर हो सकता है। इट वॉज अर्लियर नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो पहले इसे सीबीईसी कहा जाता था। सोचें। चलिए, तो रिसेंटली आपका जो सीबीआईसी है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उन्होंने कहा है कुछ चीज बेसिकली मैंडेटरी किया है फॉर बिजनेसेस विद अ मंथली टर्नओवर ऑफ मोर देन 50 lakhs टू पे एटलीस्ट 1% ऑफ देयर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। क्या मतलब है इसका? तो जो भी ऐसे बिजनेस है जिनका मंथली टर्नओवर, महीने के अंदर जिनका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, उनको 1% जीएसटी जो लाइबिलिटी है उनकी कैश के अंदर पे करनी पड़ेगी, और ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। तो न्यू ईयर से ये एप्लीकेबल होगा। ऐसे बिजनेस जो कि महीने में 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, 1% उनको अपना जीएसटी कैश के अंदर पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पे क्या पहले इसे सीबीईसी के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अभी भी जब आप सर्विसेज में आएंगे तो आईआरएस आईटी है, आप अपने डैफ फॉर्म में भरेंगे, या फिर आईआरएस एक्साइज एंड कस्टम, तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है हमारे पास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप इन्हीं के अंडर में ही काम करेंगे। इज इट अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? नहीं, वहां पे ये चीज आपको समझ में आएगी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर तो आता है, लेकिन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंडर में इवेंचुअली आप काम करने वाले हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले चलिए अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। सो 50% डिस्काउंट अगर आप कोई भी सीरीज सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो 2021 जो कूपन है इसको यूज कर सकते हैं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी 2021 से जो प्राइसेस है वो राइज होने वाले हैं। तो अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की तयरी कर रहे हैं और सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज। इसमें बेसिकली आपको एक शेड्यूल के साथ प्रिपेयर कराया जाता है, और एवरीडे बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ताकि एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएं, और जो असाइनमेंट्स आपको दिए जाते हैं जो कि प्रीलिम्स मेंस को लेकर है, वो आप कर पाएं। जो क्लास वीडियोस है, जो क्लास लेक्चर्स है, वो आप देख पाएं, और साथ में क्विजेस जो है वो भी प्रैक्टिस कर पाएं। तो एक होलसम, एक ओवरऑल तैयारी जो एक सीरियस स्टूडेंट को करनी चाहिए, वो सभी बेनिफिट्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज। अगर आप सीरियसली 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर 2022 में इस एग्जाम को या 2023 में इस एग्जाम को क्रैक करना आपका टारगेट है, और एक सिंसियर तौर पे तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, नहीं चाहते कि कोई भी लूप होल जो इस एग्जाम के अंदर छूटे, देन यू कैन सब्सक्राइब द मिशन यूपीएससी 2022। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, 2021 के लिए भी आपके पास ऑप्शन है एंड 2022 के लिए भी ऑप्शन है। तो एक डिसिप्लिन वे में तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस तौर पर तैयारी करना चाहते हैं, एक सिंसियर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों में से कोई भी सीरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है एग्जीबिशन राग भोपाली के बारे में पूछा गया। एग्जीबिशन राग भोपाली बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट जारी जरदोसी क्राफ्ट वाज हेल्ड इन। तो पूछा गया ये जो पर्टिकुलर इवेंट जो था, जो एग्जीबिशन था, अभी इसे बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर, पूछा गया कि कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। वैसे तो देखिए काफी कॉमन सेंसिकल है, लेकिन मैंने आपको बताना है जरी जरदोसी के बारे में, क्योंकि ये हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट फिलहाल काफी इजी क्वेश्चन है, आंसर करें कहां पे होगा, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया होगा इसे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए वैसे ही भोपाली आ गया था, राग भोपाली, तो आंसर आपको समझ में आ जाना चाहिए था, सी इसका आंसर होगा। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर उन्होंने ये भी कहा, एक बेसिकली नारा दिया कि आप प्रमोट करो एक जिला एक शिल्प, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एंड उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट के बदले में एक क्राफ्ट। तो हर जिले से कोई ना कोई क्राफ्ट जो है, हर जिले से कोई ना कोई शिल्प जो है वो निकलना चाहिए। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी ही चीज डिस्कस करी थी जिसमें से हर जिले से कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट निकल के आ रहा था। कहीं से जैसे कोई दाल निकल के आ रही थी, कहीं से कोई मिल्क निकल के आ रहा था, घी निकल के आ रहा था। और मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में से आप क्या चीज फेमस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये एक नई चीज है। जब आप एज एन एसडीएम, एडीएम या फिर डीएम जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जिले से, अपने डिस्ट्रिक्ट से कौन से क्राफ्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, कौन से शिल्प को आप प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट इज आस्क्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये चीज कही है कि आप हर जिले से एक ना एक शिल्प को प्रमोट करने की कोशिश करें। सो दिस विल बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कि आपको कौन सा शिल्प यहाँ पे प्रमोट करना है। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था, हर डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई एक फूड आइटम जो थी उसको प्रमोट किया जा रहा था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। आंसर हमारा सी है। अब देखते हैं जरी जरदोजी के बारे में क्या है ये। तो बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी करी जाती है मेटालिक थ्रेड्स के साथ। इसे काला बट्टू भी कहा जाता है, तो एग्जाम के अंदर ये टर्मिनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, काला बट्टू क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जरी करी जाती है, मेटालिक थ्रेड्स यूज करे जाते हैं, और भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर ये काफी फेमस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि किसान रेल के बारे में पूछा गया। किसान रेल के बारे में बताएं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कैन कैरी वेजिटेबल्स ओनली, तो ये सिर्फ सब्जियां लेके जाती है, हो सकता है। देर इज अ कैप ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रेट, तो यहाँ पे जो कैप लगाया गया, एक लिमिट लगाई गई है कि कितना मिनिमम होगा फ्रेट और कितना मैक्सिमम होगा, हो सकता है। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड अ सब्सिडी ऑफ 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिटेबल, तो यहाँ पे 50% सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, किस चीज के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 100th सोवी किसान रेल जो है इसको फ्लैग ऑफ किया था। ठीक है, और इस ट्रेन के अंदर 15,450 टन प्रोडक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, किसान रेल के ऊपर जब हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको कुछ स्पेशल ट्रेन के नाम बताए थे जिसमें बनाना स्पेशल भी थी, अगर आपको याद हो। तो अगर आपको वो फैक्ट याद हो तो आप ये चीज समझ में आ जाती कि सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं, इसके अंदर फ्रूट्स भी लेके जाए जाते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। किसान रेल ये जो है ये किस किस तरीके की सब्जियां लेके जाती है पहले ये बता देता हूँ। जैसे कॉलीफ्लावर है, कैप्सिकम है, कैबेज है, ड्रमस्टिक, अनियन, इसके साथ साथ फ्रूट्स जो हैं ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बनाना, कस्टर्ड एप्पल, पोमीग्रेनेट, तो ये सब सब्जियां और ये सब फल जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग जो पेरिशेबल कमोडिटीज की है ये भी परमिट करी गई है। एन रूट मतलब कहीं पर भी रास्ते में ये किया जा सकता है। इसके काफी सारे स्टॉपेज पॉइंट्स भी होते हैं, और इसके अंदर कोई मिनिमम या मैक्सिमम साइज जो है वो नहीं रखा गया कंसाइनमेंट का। तो यहाँ पे जो कैपिंग की बात करी गई है ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैक्सिमम फ्रेट या मिनिमम फ्रेट जैसी कोई चीज नहीं बताई गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, बट यस गवर्नमेंट जो है 50% सब्सिडी इसके अंदर दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नहीं, आंसर होगा आपका बी, क्योंकि आपको बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीएम ने लॉन्च किया है ट्रेन को, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए काफी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि बताएं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गवी अलायंस। गवी अलायंस के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। इट्स अ ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो एक तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का नाम आता है, इम्यूनाइजेशन की बात होती है, हो सकता है करेक्ट हो। इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पार्टनर्स टू बिल्ड कंसेंसस अराउंड पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड प्रायोरिटीज। तो इसमें क्या है, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी गई है गवी के द्वारा, ताकि जो इसमें पार्टनर्स हैं उनकी पॉलिसीज को लेकर कंसेंसस बिठाया जा सके, और स्ट्रेटजीज और प्रायोरिटीज को लेकर भी एक कंसेंसस बनाया जा सके। इट्स बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग। इसके अंदर जो बोर्ड है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोचे
चलिए, तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन जो है नाम से पता चल रहा है, गवी की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की बात हो रही है, इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है, वो भी ग्लोबल लेवल पर। अभी रिसेंटली गवी जो है इसने यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को नॉमिनेट किया है, किस तौर पे? गवी के मेंबर के तौर पे। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मेंबर के तौर पे गवी बोर्ड में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसको शामिल किया गया है। तो इस वजह से पूरी न्यूज थी। यस, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? पॉलिसी मेकिंग होगी, ऑफकोर्स, ये भी करेक्ट हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट थी आपकी कॉमन सेंस वाली थी। इवन सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी कॉमन सेंस वाली स्टेटमेंट है, इसमें फैक्चुअल जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेंसस बिठाने की भी कोशिश करी जाती है कंसर्निंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज एज वेल एज प्रायोरिटीज। ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए, इस पूरी अलायंस में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही शामिल हैं और दोनों ही कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल प्रोवाइड किया जा सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, सिविल सोसाइटी भी इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसको लेकर बताएं कि ये क्या चीज है। क्या ये किसी तरीके का कॉमेट है, स्टार है, गैलेक्सी है या फिर नेबुला है? चलिए देखिए, न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट है, ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। इट्स अ $100 मिलियन प्रोजेक्ट जिसको कि स्टीफन हॉकिंग ने स्टार्ट किया था। स्टीफन हॉकिंग कौन है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में भी आपको होनी चाहिए। जो पर्सनैलिटीज होती हैं उनके बारे में अगर थोड़ा सा भी आपको पता है तो डेफिनेटली काफी चीजें आसान हो जाएगी। तो जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने ऐसा डिटेक्ट किया है कि कुछ रेडियो वेव एमिशन जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तरफ से आया। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। हमारे सन के बिल्कुल सबसे पास का जो स्टार है दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहां से कुछ रेडियो वेव एमिशन जो है उसे डिटेक्ट किया गया है कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉलर लीफ नोस्ड बैट के बारे में है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज को लेकर है, पूछा गया, इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये इंडिया के लिए एंडेमिक है। सेकंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एज पर IUCN रेड लिस्ट एंड इट हैज बीन अकॉर्डेड लीगल प्रोटेक्शन अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इस एक्ट के अंदर लीगल प्रोटेक्शन भी इसे दिया गया। सोचिए। चलिए, न्यूज में क्यों था? क्योंकि कर्नाटका का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, साथ में ही BCIT क्या है? बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट, ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉलर लीफ नोस्ड बैट जो है उसको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। इस वजह से एफर्ट्स किए जा रहे हैं और न्यूज में भी इसके बारे में मेंशन किया गया था। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट के हिसाब से, इसी वजह से अगेन प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है और एक्सटिंक्शन के काफी पास जा चुका है। इंडिया के अंदर पाया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई भी लीगल प्रोटेक्शन जो है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर नहीं प्रोवाइड करी गई। हो सकता है इस न्यूज के बाद ऐसा कर दिया जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम करेंगे 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी एक्टिव रिवीजन, जिसमें क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका आंसर करेंगे अभी लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी लाइव नहीं देख रहे हैं आप, तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कोशिश करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर करिएगा बाद में और रिकॉल करने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएं, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया है? कौन सी वो एक बॉडी है? और मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नाम तो बताया था, बट एक और बॉडी का नाम बताया था, जल्दी से बताएं, जो कि MOES के अंडर ही आती है। ऑटोनमस बॉडी है वैसे तो, लेकिन MOES के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर भी रहती है। तो पहले अपने आप में ये डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म बनाया गया जो आगे रिम कंट्रीज के लिए भी काम कर सकता है। इनकोइस इज द नेम ऑफ द बॉडी, ध्यान रखिएगा। डेवलप किसके द्वारा करी गई है? इनकोइस के द्वारा डेवलप करी गई है। देन हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में देखा था। जल्दी से मुझे परसेंटेज बता दें, कितना परसेंटेज हम टारगेट करते हैं। RBI ने अभी अपना एक नया पेपर निकाला था जिसमें कहा था कि हमें 4% करना चाहिए, अदरवाइज हम 4 प्लस माइनस कितने परसेंट करते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करते हुए जो इन्फ्लेशन है उसको टारगेट किया जाता है। टर्की बताएं किस किस सी के बीच में आता है, कौन से वो दो सी हैं, उनका नाम बताएं। अभी टर्की जो है, यहाँ की पार्लियामेंट ने एक पर्टिकुलर बिल जो है उसको पास किया था, इसको लेकर टर्की न्यूज में था। और कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर टच होता है, एक दो कंट्रीज का नाम मुझे जरूर बताएं, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप मुझे बताएं। तो कौन कौन से सीज हैं वो देख लेते हैं। तो ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, बुल्गारिया से बॉर्डर इसका टच होता है।
बाघ के बारे में देखा था, किस चीज के लिए इन्होंने नए प्लाग जो है वो डेवलप किया है, कि कोविड-19 के लिए किया था, जल्दी से बताएं किस चीज के लिए ये प्लाग को डेवलप किया गया था। तो ऑक्यूलर कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो ये पर्टिकुलर प्लाग है उसको बनाया गया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सीबीआईटी, किसके कंट्रोल में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, जल्दी से मुझे बता दें। यहाँ पे सीबीआईसी ने कहा था जिन लोगों की मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है वो 1% जीएसटी अपना कैश के अंदर पे करेंगे, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बेनिफिट होता था वो उनको उसके ऊपर नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, जो जरी जरदोजी है कहाँ से फेमस है, स्टेट का नाम भी मैंने आपको बताया है, जल्दी से मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बता दे कौन सी सिटी है वो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक जिला एक शिल्प, तो अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके की चीजें जो प्राइम मिनिस्टर मेंशन करते रहते हैं वो चीजें जरूर आप मेंशन करिएगा। जरी जरदोजी बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पूछा जा सकता है आपसे। सो इसे काला बट्टू भी कहते हैं और मेटेलिक थ्रेड्स का यूज किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करी जाती है इसके थ्रू, भोपाल के अंदर काफी फेमस है। फिर हमने किसान रेल के बारे में देखा था, जल्दी से बताएं क्या वेजिटेबल भेजी जा सकती है, फ्रूट्स भेजे जा सकते हैं या फिर बोथ, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। तो यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम फ्रेट की जो कैप है वो नहीं होता है और 50% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा इसके ऊपर दी जाती है। ऑरेंज से लेके बनाना, कैपे से लेके कॉलीफ्लावर तक इसके अंदर आप भेज सकते हैं। तो इसके अंदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों ही शामिल होते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट गवी के बारे में, अभी कौन सी मिनिस्ट्री को इसके बोर्ड मेंबर के अंदर शामिल किया गया, जल्दी से मुझे बताएं कौन सी मिनिस्ट्री है वो। अदरवाइज इसमें प्राइवेट और पब्लिक जो एंटरप्राइजेस होती हैं इसके अंदर पार्टनर रहती है, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को एज अ मेंबर बोर्ड के अंदर शामिल किया गया है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है जल्दी से बताएं क्या है, कोई कॉमेट है, गैलेक्सी, नेबुला, स्टार, क्या है ये। इट्स अ स्टार जहां से अभी कुछ रेडियो एमिशन जो है वो डिटेक्ट किया गया कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन। देन लास्ट में हमने देखा था कॉलर लीप नोज्ड बैट के बारे में, जल्दी से आईयूसीएन स्टेटस इसका मुझे बता दें। इट इज एंडेमिक टू इंडिया, और अभी बीसीआईटी बैट कंजर्वेशन इंडिया ट्रस्ट और कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि जो कॉलर लीफ नोज्ड बैट है इनको एक्सटिंक्शन से बचाया जा सके। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन इनको नहीं दी गई है एंड दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर द आईयूसीएन लिस्ट, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी जो प्रीलिम्स की रिवीजन है वो हो जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा फॉर द फ्री पीडीएफ A68A के बारे में। A68A अभी न्यूज में था, हिंट मैं दे देता हूँ कि आजकल काफी ठंड चल रही है, ठीक है, तो आइस आप नहीं खा रहे होंगे, इसको यूज नहीं कर रहे होंगे, तो बताएं A68A क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा 200 डेज की सीरीज के अंदर हमने कल से ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया है, तो आप इस चीज का आंसर करने की कोशिश करिएगा कि मेनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया इन अर्लियर टाइम्स। तो आपने देखा होगा 15वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी के अंदर काफी सारी यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया के अंदर आई, लेकिन सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे वही सक्सेसफुल रहे, ठीक है। पोर्टुगीज भी आए, फ्रेंच भी आए, डेन्स भी आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके क्या रीजन थे कि सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे उनको सक्सेस मिली लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिली। तो इसको आप 150 से 250 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। मैं कोशिश करूंगा कि करंट के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसके भी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, वो करवाया करूं। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक के पोर्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के भी मिला करेंगे। तो आप इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का आंसर लिखने की कोशिश जरूर करिएगा कि क्या रीजन रहे थे ब्रिटिश सक्सेस के, जहां पर दूसरे यूरोपियन पावर्स फेल हो गई थी इंडिया के अंदर। जो सेकंड यूट्यूब चैनल है नेटमॉक यूपीएससी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि एनसीईआरटी की जो वीडियोस है, क्लास लेक्चर हो, एमसीक्यूज हो, वो भी आपको मिलते रहें। जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका करेक्ट आंसर रोशनी चक्रवर्ती ने दिया है, तो रोशनी आप मुझे @prince_लूथरा पे बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। देन कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा, और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर 10 बजे रात को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।